हेलो एवरीवन, होप ऑल यू आर डूइंग गुड। सो आज की क्लास में हम जो 2024 का जो सीटेट का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज इसके कुछ सीडीपी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और आगे आने वाली वीडियो में इस पेपर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम सीरियल वाइज डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, 150 क्वेश्चंस हैं, उनको हम हाफ हाफ करके डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है जो 7 जुलाई को हुआ था। ये एग्जाम्स है, ये हमने भी दिया था। ठीक है, सो इसमें जो मार्क किए हुए क्वेश्चन है ये मैंने ही मार्क किए इन आंसर्स। ठीक है, जो मैं वहां पे इनको लगा के आई थी। ठीक है, तो चलो आज हम इसी पेपर को डिस्कस करते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि सीटेट में हमेशा जो पीवाईक्यू है वो रिपीट होते हैं। ये नहीं बोलूंगी मैं पीवाईक्यू बिल्कुल सेम सेंटेंस में और ऑप्शन में रिपीट होते हैं, बल्कि सेम सेंस में सेम लॉजिक में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड सपोर्ट कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। सीसीई को कौन सपोर्ट करता है? बेसिकली हमें पता होगा कि कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का मतलब है कि जो भी हम असेसमेंट करेंगे वो साल के आखिर में या फिर सेमेस्टर के एंड में ना होकर जब भी टीचर चैप्टर पढ़ाए उसके साथ भी हो सकता है, उसके बाद भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोग्रेस पोर्टफोलियो। ओके, क्योंकि स्टैंडर्डाइज इंटेलिजेंस जो टेस्ट होते हैं उनको सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि स्टैंडर्डाइज टेस्ट हो गए तो उनको तो सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चे ही कर पाएंगे। ना ही अचीवमेंट टेस्ट को सपोर्ट करता है, ना ही बेस्ट वर्क पोर्टफोलियो को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोग्रेस पोर्टफोलियो। बच्चा कितना लर्न कर रहा है, उसकी जर्नी क्या रही, मतलब अगर उसका एडमिशन मार्च में हुआ है तो मार्च का रिपोर्ट कार्ड, अब मार्च अप्रैल मई जून, उसकी ऐसे प्रोग्रेस दिखानी है हमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है असर्शन एंड रीजन का। टीचर शुड कॉन्स्टेंटली एग्जामिन देयर ओन एटीट्यूड एंड बायस वाइल वर्किंग विद चिल्ड्रन। ये भी बिल्कुल सही है कि एक शिक्षक को अपने जो भी उनके दृष्टिकोण या फिर पूर्वग्रह हैं उनको हमेशा एग्जामिन करना चाहिए, यानी जो टीचर के बायस है वो क्लास के अंदर नहीं आने चाहिए। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। इसका रीजन इन्होंने क्या दिया कि द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज हिंडर्ड बाय फंक्शनल फिक्स्डनेस। देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है बच्चा कुछ काम कर रहा है और कुछ चीजें सोल्व करने की कोशिश कर रहा है, जैसे पजल सोल्व करने की कोशिश कर रहा है, वो हिंडर होती है, यानी उसमें रुकावट आती है फंक्शनल फिक्स्डनेस से। यानी जब हम कार्य कोई भी काम एक जैसा करते हैं, यानी मतलब कोई भी एक काम सेम टाइम तक लगातार करते रहते हैं और कोई नई चीज नहीं करते, तो इससे क्या होगी, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी है वो भी कम होने लग जाएंगी। हम नए नए टास्क नहीं करेंगे तो हमारी एबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी। तो ये रीजन भी ठीक है, ए स्टेटमेंट भी करेक्ट और आर स्टेटमेंट भी करेक्ट है। लेकिन हमें यहाँ पे ये देखना है, क्या जो आर स्टेटमेंट है वो ए का रीजन बता रही है? तो यहाँ पे नहीं हो जाएगा आंसर, क्योंकि जो आर और ए करेक्ट तो है लेकिन आर सपोर्ट नहीं करता ए को। ठीक है, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना कि हमेशा आर को सपोर्ट करना चाहिए। बहुत बार हम जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, हम कर देते हैं कि दोनों सही है तो मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना। नेक्स्ट है, while talking about her poor marks in mathematics, Avi says, I just don't have the sense of numbers. Avi is attributing his performance to, बेसिकली ये जो लड़की है इसके मैथ्स में खराब नंबर आते हैं। ठीक है, ये बोलती है कि मुझे नंबर की सेंस नहीं है, यानी मुझे जो अंक है उनकी समझ नहीं है। तो यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, उसका लक दिखाया जा रहा है? नहीं, क्योंकि हम किस्मत की बात थोड़ी कम करते हैं जब हम लर्निंग एबिलिटी की बात करते हैं, या हम यहाँ पे बात करते हैं हमारी कोग्निटिव एबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो लक तो इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट इज टास्क डिफिकल्टी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं की गई कि टास्क डिफिकल्ट था, तो ये ऑप्शन भी हट जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट इज लैक ऑफ एफर्ट्स।
लैक ऑफ एफर्ट्स की भी बात नहीं की गई, क्योंकि यहाँ पे होता कि उससे नहीं हो रहा, वो नहीं कर रही, लेकिन यहाँ पे वो बात तो है ही नहीं, यहाँ पे तो है सिर्फ उसको उस नंबर की सेंस नहीं है, इसका मतलब उसके अंदर उस चीज की एबिलिटी नहीं है। तो राइट आंसर इज लैक ऑफ एबिलिटी। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोट्स की थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिकमेंडेड अप्रोच इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज स्टूडेंट्स लर्निंग एक्सपीरियंसेस। यानी वाइगोट्स की के अनुसार बच्चे की लर्निंग एक्सपीरियंस को कैसे बढ़ाना चाहिए। सो फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद वर्क that is completely unrelated to their current level of understanding। देखो फर्स्ट ऑप्शन में इन्होंने क्या गलती की, इन्होंने लिखा कि एक ऐसा टास्क दे दो जो बच्चे के करंट लेवल से रिलेट ही ना करे। मान लो अगर आप आज नंबर्स पढ़ रहे हो और हम बच्चे को क्या करें, हम बच्चे को आज ही अलजेब्रा दे दें, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चे का जो करंट लेवल है उससे ही रिलेटेड चीजें देंगे हम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। नेक्स्ट है, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद वर्क डेट इज जस्ट बियॉन्ड देयर करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद अप्रोप्रिएट सपोर्ट एंड गाइडेंस। ये ठीक है, क्योंकि अगर बच्चे को आज नंबर कॉन्सेप्ट आ रहा है तो हम कल उसको प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू या फिर कुछ और आगे नंबर्स सिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग नो सपोर्ट, ये भी गलत है, क्योंकि वाइगोट्स्की के अनुसार तो सपोर्ट प्रोवाइड करना ही है। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद वर्क दैट कैन मैनेज एंड कम्प्लीटली इंडिविजुअली, ये भी गलत है, क्योंकि वाइगोट्स्की ने बोला था कि हमारे पास एमकेओज होने चाहिए, यानी मोर नॉलेजेबल अदर्स होने चाहिए जो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करें। ठीक है, हम बिल्कुल अकेला काम नहीं करेंगे, इसलिए वाइगोट्स्की की जो थ्योरी है उसको बोलते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी, यानी सोसाइटी के साथ, यानी आसपास के लोगों के साथ मिल के सीखना, ना कि अकेले। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ द टीचर इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में टीचर का रोल क्या होता है। अब प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन हम उस एजुकेशन को कहते हैं जिसके अंदर हम बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चे की नीड्स, बच्चे के इंटरेस्ट पर ध्यान देते हैं, ना कि रोट लर्निंग मेमोराइजेशन पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो ऐसी क्लासरूम के अंदर टीचर का क्या रोल होगा। द टीचर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज। टीचर ही सोर्स ऑफ नॉलेज रहेगी नहीं, क्योंकि टीचर के अलावा जो भी बच्चे के एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी मटेरियल बच्चे को प्रोवाइड किया जाता है, जो भी पीयर सपोर्ट है, वो सब सोर्स ऑफ नॉलेज है। द टीचर सर्व एज फैसिलिटेटर, ये बिल्कुल सही है कि टीचर एक फैसिलिटेटर होगा, यानी वो मदद करेगा आपको। टीचर इम्प्लीमेंट द प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम एज इट हैज, इसका मतलब है टीचर जो करिकुलम उनको ऊपर की अथॉरिटीज ने प्रोवाइड किया है उसी को इम्प्लीमेंट करेगा। नहीं, यहाँ पे टीचर को ऐसा करिकुलम बनाना चाहिए जो बच्चे के इंटरेस्ट और उनकी कोग्निटिव एबिलिटी के अकॉर्डिंग हो। ठीक है। फोर्थ इज द टीचर लीव द चिल्ड्रन ऑन देयर ओन टू वर्क इंडिपेंडेंटली, ये भी गलत है, सेम ऑप्शन ऊपर भी लिखा हुआ था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज होवर्ड गार्डनर कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस इम्प्लीमेंट्स दैट। जो होवर्ड गार्डनर्स थे, इनकी एक इंटेलिजेंस की थ्योरी है, इसमें वो अलग अलग इंटेलिजेंस की बात करते हैं, जैसे किसी में स्पेशियल इंटेलिजेंस, किसी में मैथमेटिकल। ठीक है, तो ऐसी इंटेलिजेंस की बात की है उन्होंने। तो यहाँ पे उनके अकॉर्डिंग कौन सी चीज सही होगी। एवरीवन प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इन द सेम वे, बिल्कुल गलत। आप जैसा सोचते हो, आपकी मम्मी कैसा सोचते हैं, आपके भाई बहन कैसा सोचते हैं, सब अलग अलग है। सेकंड इज ह्यूमन बीइंग डिफर इन एबिलिटीज इन डिफरेंट डोमेन, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी का मैथ्स अच्छा होगा, किसी की साइंस अच्छी होगी, किसी की बैडमिंटन अच्छा होगा, किसी का चेस प्लेइंग अच्छा होगा। ठीक है, तो हर किसी की एबिलिटीज अलग अलग होती हैं। थर्ड इंटेलिजेंस इज वन डायमेंशन, ये भी गलत है, क्योंकि इंटेलिजेंस का कोई एक डायमेंशन नहीं है, इंटेलिजेंस अलग अलग तरह की हो सकती है। ठीक है। इंटेलिजेंस इज ओनली अबाउट प्रैक्टिकल लर्निंग, ये भी गलत है, प्रैक्टिकल लर्निंग सिर्फ इंटेलिजेंस का पार्ट नहीं है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड। नाउ सेवंथ है, which of the following sequence representation of concept is accordance with children's gradual development of cognitive abilities।
यहाँ पे ये बोला गया है कि जब बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है यानी दिमाग का जब विकास होता है बच्चे का, तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा सीरीज ठीक है। यानी सबसे पहले बच्चा क्या करता है, सबसे पहले बच्चा एक्शन बेस्ड करता है, यानी बच्चा अपने हाथ पैरों को हिलाना सीखता है। ठीक है, फिर इमेज बेस्ड, यानी बच्चे के अंदर थॉट डेवलप होते हैं। देन सिंबल बेस्ड, मतलब बच्चा जैसे हम बोल सकते हैं नंबर्स के सेंस होना स्टार्ट हो जाती है। नंबर एक तरह से सिंबल्स ही है ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। हम इस वाली जो तीनों सीक्वेंस है, तीनों जो हम बोल सकते हैं वर्ड्स हैं, इनको हम पियाजे की थ्योरी से भी थोड़ा कनेक्ट करके समझ सकते हैं। जैसे सेंसरी मोटर में बच्चा अपने आसपास की चीजों से ज्यादा इंटरेक्शन करता है तो एक्शन बेस्ड। देन उसके प्री ऑपरेशन में उसका थॉट डेवलप होता है, इमेज बेस्ड। देन धीरे धीरे वो सिंबॉलिक थॉट की तरफ जाता है तो सिंबल्स बेस्ड। ओके, next is assertion and reason. Teacher should provide emotional support to children in a classroom to ensure effective learning. This is correct, क्योंकि इमोशनल सपोर्ट टीचर का होना ही होना चाहिए। इसका रीजन दिया, इमोशन एंड कॉग्निशन आर रिलेटेड टू ईच अदर इन अ कॉम्प्लेक्स वे, सो दिस इज ऑल्सो राइट एंड आर इज अ करेक्ट रीजन फॉर ए। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बोला कि इमोशंस का इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि बच्चे का जो दिमाग है और उसकी जो इमोशन है वो एक दूसरे से कनेक्ट है। जैसे अगर बच्चा उदास होगा तो उसकी लर्निंग अच्छी नहीं होगी, जब बच्चा खुश होगा तो उसकी लर्निंग अच्छी होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट। डेवलपमेंट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, ये रॉन्ग है। डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस है, जन्म से लेकर जब तक हम मरते हैं तब तक डेवलपमेंट होता रहता है। ठीक है, डेवलपमेंट अकर इन अ स्पाइरल मैनर नॉट लीनियर मेथड। देखो स्पाइरल का मतलब होता है जैसे स्प्रिंग होता है ना, उसके अंदर ऐसे गोल 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 होते हैं। तो स्पाइरल का मतलब है बच्चे ने जो फर्स्ट क्लास में सीखा वो सेकंड क्लास का बेस बन जाएगा, जो सेकंड में सीखा वो थर्ड क्लास में हो जाएगा। यानी बच्चा ने अगर 5 साल में साइकिल चलाना सीखता है तो जब वो आगे बढ़ता है, 10 साल का होता है तो उसको और अच्छी साइकिलिंग आती है, फिर वो 18 का होता है उसको बाइक सीखता है। तो ऐसे क्या होता है, डेवलपमेंट जो पिछले वाली स्टेज है वो आगे वाली स्टेज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसी को कहते हैं स्पाइरल मैनर, यानी एक चीज दूसरे चीज के होने को संभव बनाती है। नाउ ऑप्शन नंबर थर्ड इज डेवलपमेंट प्रोसीड स्पेसिफिक टू जर्नल। ये गलत है, क्योंकि इसका मतलब है कि बच्चे को हम सीधा ही स्पेसिफाई कर रहे हैं, उसको जनरल चीजें नहीं सिखा रहे। यानी हम, आप एग्जांपल ले सकते हैं, हम बच्चे को डायरेक्टली कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, उसको एग्जांपल नहीं दे रहे। लेकिन जो हमारा डेवलपमेंट है वो जर्नल टू स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी छोटी छोटी चीजों से बड़ी चीजें तक पहुंचना है। ठीक है, नाउ फोर्थ इज डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ये गलत है, क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं है, वो एक दूसरे पर डिपेंड है। यानी कोग्निशन, हमारा हमारे इमोशंस, हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, ये सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड, डेवलपमेंट अकर इन अ स्पाइरल मैनर नॉट इन लीनियर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की चिल्ड्रन रेगुलेट देयर ओन बिहेवियर थ्रू। तो बच्चे अपना बिहेवियर किससे रेगुलेट करते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा था वाइगोट्स्की के कॉन्सेप्ट्स में, वाइगोट्स्की ने इनर स्पीच की बहुत बात की है। जैसे जब हम पियाजे की बात करते हैं तो वो इनर स्पीच को ईगोसेंट्रिक स्पीच बताते हैं, लेकिन वाइगोट्स्की बोलता है कि इनर स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब बच्चा अपने आप से बातें करता है तो वो अपने बिहेवियर को रेगुलेट करता है। जैसे बच्चा अपने आप से बोल रहा है कि अब मुझे खाना खाना है, अब मुझे वहां जाना है, मुझे ऐसे करना है, तो एक तरह से बच्चा अपने आप के बिहेवियर को रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड। जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड है, एडेप्टेशन एंड इक्विलिब्रियम, इनकी बात पियाजे ने की थी। और ऑप्शन नंबर फोर्थ, यूज ऑफ सेल्फ रेन्फोर्समेंट, ये बेसिकली बिहेवियरिस्टिक थ्योरी का पार्ट है। ठीक है, नाउ इज क्वेश्चन नंबर 11, which pedagogical approach would be adopted by teacher who firmly believe in constructivism to teach concepts of floating and sinking to class 5 children। यहाँ पे बेसिकली ये पूछा जाता है कि जब आप बच्चे को फ्लोट
कौन सी चीज फ्लोट कर रही है, कौन सी चीज सिंक यानी डूब रही है, तो उस टाइम पे आप बच्चे को कौन से मेथड से पढ़ाओगे। अगर आप बिलीव करते हो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में, कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब होता है संरचनावाद। इसका मतलब होता है बच्चा कुछ करके सीख रहा है, ठीक है। तो हम लेक्चर मेथड करेंगे नहीं, क्योंकि ये तो बिहेवियरिस्टिक का पार्ट है। या उसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखा देंगे, क्योंकि इसमें अगर बच्चा सिर्फ दिखेगा ही तो बच्चे का इन्वॉल्वमेंट क्या रहा। शोइंग वीडियो सेम एज पीपीटी। देन फोर्थ ऑप्शन इज गाइडेड डिस्कवरी। गाइडेड डिस्कवरी सबसे अच्छा मेथड होता है, क्योंकि इट इज अ काइंड ऑफ अ डिस्कवरी मेथड, जिसमें अगर हम बच्चे को कोई मटेरियल दे रहे हैं तो बच्चा ट्रायल और एरर प्रोसेस का यूज करके उस कॉन्सेप्ट तक या उस चीज के फॉर्मेशन तक बढ़ रहा है, ठीक है। गाइडेड डिस्कवरी का मतलब ये भी होता है कि टीचर बच्चे को सपोर्ट कर रही है, उसको बीच बीच में कोई क्लूज दे रही है या फिर कोई प्रॉम्प्ट दे रही है, जिससे बच्चा अपनी जो थिंकिंग है उसको और इनहेंस कर पाए, या फिर जो वो काम कर रहा है उसको अच्छे से कर पाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इफेक्टिव मेमोरी टेक्निक फॉर मीनिंगफुल लर्निंग। सो कौन सी नहीं है। सो रोट रिहर्सल बिल्कुल करेक्ट, रट्टे मार के पढ़ना सबसे गलत तरह की टेक्निक है, ठीक है। सेकंड इज मिमोनिक्स। मिमोनिक्स का मतलब है स्मृति सहायक विधि। इसका मतलब है टीचर अगर पढ़ा रहे तो साथ में पिक्चर्स दिखा सकती हैं, कोई बायोग्राफी दिखा सकता है अगर वो किसी इंसान के बारे में बता रही है, या फिर डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे। सो ऑल दीज आर द मिमोनिक्स जो हेल्प करते हैं लर्निंग में। देन फोर्थ इज इलोबरेटिव रिहर्सल, यानी रिहर्सल करते ही रहो। देन थर्ड इज कॉन्सेप्ट मैपिंग, कॉन्सेप्ट मैपिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज रॉन्ग, क्योंकि रोट रिहर्सल हमें नहीं करना रट्टे मार के। देखो फर्स्ट और फोर्थ में डिफरेंस क्या है। रोट रिहर्सल का मतलब है जैसे हमारे पास एक पोयम है या फिर एक कहानी है, हम उसकी बार बार उसी तरीके से रिहर्सल करते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर फोर्थ बोल रहा है इलेबरेटिव रिहर्सल, विस्तृत दोहराव। इसका मतलब है जो भी हमारे पास चीजें हैं, यानी जो भी हमारे पास कहानी या कविता है, उसको हम अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके और कुछ बड़ा बना के उसके अंदर कुछ चीजें और ऐड करके हम रिहर्सल कर रहे हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेल फॉर्मुलेटेड क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है क्रिटिकल क्वेश्चन के। सीटेट के पेपर में हमेशा ये जो नोट वाली चीजें है ना, ये याद रखना, इनको हमेशा अंडरलाइन करते हुए चलना, ठीक है। सो फर्स्ट इज इट इज ओपन एंडेड एंड ऑलवेज फॉर मल्टीपल आंसर्स, करेक्ट। क्रिटिकल थिंकिंग ओपन एंडेड होते हैं और मल्टीपल आंसर को सपोर्ट करते हैं। सेकेंड इज इट इज बेस्ड प्राइमली ऑन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स पर बेस्ड है। ये गलत हो जाएगी कि क्रिटिकल थिंकिंग में हम जितना डीप सोच सकते हैं उसकी बात होती है, ना कि सिर्फ फैक्ट्स की। जैसे गांधी जी का जन्म कब हुआ था, वो भारत कब वापिस आए थे, तो ऐसी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की हम बात नहीं करते, ठीक है। हम रीजन वाई हाउ ये रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इट रिक्वायर एनालिसिस एंड इवेल्युएशन ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हम चीजों का एनालिसिस करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग में। नेक्स्ट इज प्रोवाइड हायर लेवल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ये भी सही है कि हम चीजों को एनालाइज करते हैं, फिर उससे कोई प्रॉब्लम सोल्व, जैसे हमारे पास कोई प्रॉब्लम है उसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं डीप थिंकिंग के थ्रू। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट एंड सेकंड इज रॉन्ग। जैसे कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आए ना कि नॉट करेक्ट या फिर नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हमेशा जो भी ऑप्शंस है उसको पढ़ो और उनके पीछे अगर ये ऑप्शन ठीक लग रहा है तो टिक लगाओ, ठीक है। और जब नोट का जब आंसर देना हो तब सामने हमेशा राइट लगाओ। कभी कभी हम क्या करते हैं, जो हमें स्टेटमेंट सही लगते हैं ना उसको हम इधर ही टिक करते चलते हैं। इससे क्या होता है, इसको जब हम मार्क करते हैं ना, जब उसमें OMR में, तब यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, ठीक है। सो मैं हमेशा ऐसे ही मार्क करती हूँ, जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट मुझे ठीक लगा तो मैंने टिक लगा दिया, थर्ड ठीक एंड फोर्थ, लेकिन सेकंड रॉन्ग था तो मैंने रॉन्ग को फर्स्ट आगे लगाया, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लासरूम पेडागोजी शुड बी कल्चरली रिस्पॉन्सिव टू मीट द नीड्स ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम डाइवर्स कल्चर बैकग्राउंड। इसका मतलब है जो क्लासरूम में टीचर पढ़ाती है
उसके अंदर कल्चरली रिस्पॉन्सिव पेडागोजी होनी चाहिए। इसका मतलब है जिस पृष्ठभूमि से बच्चे आ रहे हैं ना, उसकी चीजें इंक्लूड करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी क्लास में कुछ बच्चे यूपी से आ रहे हैं तो कुछ ऐसा कॉन्टेक्स्ट लाओ कि उसमें यूपी की चीजों के बारे में बात हो सके। अगर हमारी क्लास के बच्चे साउथ से आ रहे हैं, केरला से, तमिलनाडु से, तो वहाँ के कुछ फेस्टिवल्स या फिर कुछ ऐसी चीजों की बात करो जिससे वो बच्चे भी इंटीग्रेट और क्लासरूम में इंक्लूड महसूस करें। ठीक है। देन इसका रीजन क्यों दिया कि हमें ऐसा करना क्यों चाहिए। इक्विटी इन क्लासरूम कैन बी इंश्योर्ड ओनली थ्रू स्टैंडर्डाइज करिकुलम एंड असेसमेंट। देखो, यहाँ पे इन्होंने इस स्टेटमेंट को गलत कर दिया क्योंकि इन्होंने बोला स्टैंडर्डाइज करिकुलम। स्टैंडर्डाइज करिकुलम की तो कभी एक अच्छा करिकुलम बात ही नहीं करता, क्योंकि स्टैंडर्डाइज करिकुलम तो कभी नहीं फॉलो होना चाहिए, क्योंकि हमारी क्लास में बहुत डाइवर्स स्टूडेंट होते हैं। जो जैसे हमारा इंडियन, टिपिकल इंडियन क्लासरूम्स होते हैं ना, जहाँ पे 30:1 का रेशो होता है, वहां पे सभी इंटेलिजेंट बच्चे नहीं मिलेंगे। तो ऐसे में स्टैंडर्डाइज करिकुलम should not be followed in any of the classrooms. So option number 3 is correct. A is true and R is false. ठीक है। Next is Jagrati has learned that her dog, जागर जागृति जो है उसको ये पता चलता है कि जो उसका जो डॉग है, रस्सी, इज अ गोल्डन रिविटर। रिविटर। ठीक है, उसका मतलब ये कोई नस्ल होती होगी, इसका मुझे नहीं पता। तो ये इसका डॉग है। व्हेन शी सीज अनदर डॉग दैट लुक्स सिमिलर टू रस्टी बट इज डिफरेंट ब्रीड, हाँ ये ब्रीड ही है, सी कॉल इट अ डॉग टू। मतलब वो दो कुत्तों में कंफ्यूज हो रही है यहाँ पे। मतलब जब वह एक और कुत्ते को देखती है तो रस्टी जैसा दिखता है, लेकिन एक अलग नस्ल का, तो उसे भी कुत्ता ही समझते हैं। हाँ, उसको पता है कि कुत्ते के कौन से फीचर्स हैं, तो अगर वो किसी भी ब्रीड के डॉग को दिखेगी तो वो माँ समझ जाएगी हाँ ये डॉग है। तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग उसका जो जो ये डेमोन्स्ट्रेशन है डॉग्स को लेकर, ये किसको दिखाता है। सो ये इगोसेंट्रिज्म को दिखाता है नहीं, कंजर्वेशन को भी नहीं दिखाता, ऑब्जेक्ट परमानेंस को भी नहीं दिखाता, एसिमुलेशन को दिखाता है। एसिमुलेशन का मतलब है कि हमारे पास एक चीज का कॉन्सेप्ट है, हम उसी को आधार मानकर दूसरी चीज का कॉन्सेप्ट अपने अंदर मतलब ले रहे हैं, या फिर हम उसका आधार मानकर उस कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। ठीक है, जैसे पहले डॉग देख लिया, उसका कॉन्सेप्ट है हमारे पास, अब जितने भी डॉग दिखेंगे उनको हम डॉग समझेंगे उसके जैसे। ठीक है। सो आज की क्लास में हम 15 ही क्वेश्चन रखते हैं, क्योंकि ये थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि हम एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस कर रहे हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में जो आगे है 16 to 30 वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।